Yes. Take out illustration number 40. Take out illustration number 40, page number 6.65. क्या कह रहा है? Following are the balance sheet. Following are the balance sheet of Surya Roshni Limited as at 31st March 2018 and 17. बैलेंस शीट दे रखी है. कह रहा है एडिशन इंफॉर्मेशन में interim dividend paid during the year is 36,000. Non-current investment costing rupees 10,000 was sold at a profit of 40%. Tangible fixed asset costing rupees 20,000. Accumulated depreciation 8,000 was sold for 17,000. Additional debenture amounting to 50,000 were issued at par on 1st August 2017. Interest on debenture has been paid regularly. You are required to prepare the cash flow स्टेटमेंट. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले शेयर कैपिटल है 4 लाख से 4,75,000 की हो गई. इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 75,000 के शेयर्स इश्यू कर दिए. एंड इश्यू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अपन यहां लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. कितने शेयर इश्यू करे अपन ने ड्यूरिंग द ईयर 75,000 के. तो इससे कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा. रिजर्व एंड सरप्लस. अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या इंक्लूड है? सिक्योरिटीज प्रीमियम. बिगनिंग में तो नहीं था, लेकिन अब एंड ऑफ द ईयर में 60,000 का हो गया. मतलब ये जो शेयर्स है वो 60,000 के प्रीमियम पे इश्यू है. तो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. इससे कैश का इनफ्लो होगा कितना? 60,000. उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए क्या कह रहा है? लास्ट ईयर तो 30,000 का लॉस था और एंड ऑफ द ईयर में 56,000 का प्रॉफिट है. यानी नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे? 56,000 में से माइनस करेंगे क्या? माइनस का 30,000. 56,000 में से माइनस करेंगे माइनस का 30,000. यह आएगा 56,000 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा. यानी आपका जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वो कितना हो गया? 86,000. तो यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 86,000. उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या इंक्लूडेड? डिबेंचर्स. तो डिबेंचर्स 2 लाख से 2,50,000 के हो गए. इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 50,000 के क्या इश्यू कर दिए? डिबेंचर्स इश्यू कर दिए. एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो यहां लिखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर. कितने डिबेंचर इश्यू करे अपन ने? 50,000 के. अब एडिशन इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है? ये जो डिबेंचर इश्यू है कब इश्यू है? 1 अगस्त को. तो अब ये काय के काम आएगा? इंटरेस्ट निकालने के. देखो कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. जब अकाउंटिंग ये स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास डिबेंचर्स थे कितने के? 2 लाख के. और कितना है? 15% डिबेंचर है. तो 15% ऑफ 2 लाख, 15% ऑफ 2 लाख कितना होता है? 30,000. फिर ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 50,000 के डिबेंचर और इश्यू कर दिए. तो 50 इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 का 15%, लेकिन साल भर का नहीं देंगे. ये जो 50,000 के डिबेंचर इश्यू है कब इश्यू है? 1 अगस्त को. एडिशन इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 4 में लिखा है. तो 1 अगस्त से 31 मार्च कितने होते हैं? 1 अगस्त से 31 मार्च कितने हो गए? 8 मंथ्स. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने हो गए? 8 मंथ्स. तो इस पे लगेगा 8 मंथ्स का. तो ये 8 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है, ओ सॉरी इंटरेस्ट है, वो आएगा आपका 5,000. तो यानी आपका जो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर पे करा है, वो कितना पे करा है? 35,000 का. तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करा अपन ने 35,000 रुपीज का, तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, इसके बाद ट्रेड पेबल 50,000 से 1,10,000 का हो गया, तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी होती है, तो करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब कि जो पैसा आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा है वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया, कितना 60,000। फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या इंक्लूड है, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 से 14 का हो गया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 4,000 रुपीज का क्या बनाया है, प्रोविजन बनाया है। तो 4,000 का प्रोविजन बनाया तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 4,000। उसके बाद है प्रोविजन फॉर रिपेयर, डैश से 2,000 का हो गया, तो यहां लिखेंगे अपन प्रोविजन फॉर रिपेयर। अपन ने प्रोविजन बनाया रिपेयर के लिए कितने का, 2,000 रुपीज का, तो इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हो गया ये लायबिलिटी पूरी। अब नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट्स के अंदर क्या है, फिक्स एसेट है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इसका अपन को एडजस्टमेंट दे रखा है तो इसका अकाउंट बनाएंगे। तो फिक्स टेंजेबल एसेट अकाउंट बनेगा, तो एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसका ओपनिंग बैलेंस है आपका कितना 2 लाख, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना 5 लाख। सिमिलरली आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दे रखा है ओपनिंग बैलेंस 30,000, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना 48,000, 30 और 48। ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसका साथ के साथ। एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, कह रहा है फिक्स एसेट कॉस्टिंग रुपीज, एक फिक्स एसेट है जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, कॉस्टिंग रुपीज, जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी 20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस पर अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इस पर अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका कितने का 8,000 रुपीज का, यानी इस फिक्स एसेट की जो WDV है, या फिर यूं बोलो जो बुक वैल्यू है, WDV या बुक वैल्यू कितनी है 12,000, कितनी है 12,000 है, और 12,000 के WDV या बुक वैल्यू के एसेट को अपन ने सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया अपन ने इसको, अपन ने इसको सेल कर दिया 17,000 में, तो 12,000 के WDV के एसेट को 17,000 में सेल करा है, तो यहां पे आपको 5,000 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना 5,000। अब मैंने आपको क्या बताया था,
जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और हम अपने असेट को सेल करते हैं, तो जो असेट आप सेल कर रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालकर असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो असेट आपने बेचा, इस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 8000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। ये कहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है? प्रोविजन अकाउंट में। तो प्रोविजन अकाउंट से निकालकर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? असेट अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, टू फिक्स असेट कितना है? 8000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करें किससे? फिक्स असेट से। तो यहां लिखेंगे टू फिक्स असेट कितना? 8000। और फिक्स असेट अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे? प्रोविजन से। तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 8000। ठीक है। अब अपन ने इसको 17,000 में सेल करा, तो सेल करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। तो फिक्स असेट अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, ये क्या है हमारा? सेल ऑफ फिक्स असेट। कितने में बेचा है इसको अपन ने? 17,000 में सेल करा है। और सेल करने से आपको 5,000 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा पीएनएल में। तो एंट्री हो जाएगी फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको? 5,000 रुपीज का। 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके रिगार्डिंग। अब इसका बैलेंसिंग फिगर, तो ये जो आपका फिक्स टेंजेबल एसेट अकाउंट है, इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है। तो ये आ रहा है 3,20,000 बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा? टू बैंक अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा आपका? परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 26,000 बैलेंसिंग फिगर। ये क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग फिगर बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये है करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन और रिमेनिंग फिक्स असेट और रिमेनिंग मशीनरी। अब इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा? अकाउंट तो क्लोज हो गए। कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में अपन क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, इट इज आवर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से ये क्या था? 3,20,000, ये था परचेज ऑफ फिक्स असेट, एंड परचेज ऑफ फिक्स असेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे अपन परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ फिक्स असेट कितना है? 3,20,000। इससे कैश का आउटफ्लो होगा। और ये क्या है? बाय बैंक, ये है आपका सेल ऑफ फिक्स असेट। तो यहां लिखेंगे अपन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सेल ऑफ फिक्स असेट, कितने में सेल करा फिक्स असेट अपन ने? 17,000 में। तो इससे कैश का इनफ्लो होगा। और ये जो बैलेंसिंग फिगर निकाला है 26,000, ये क्या है? जो बची हुई मशीनरी है, जो बची हुई फिक्स असेट्स हैं, उनका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है
ये आपका कौन सा एक्सपेंस है? इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, और नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट कितना डेप्रिसिएशन था? 26,000। ठीक है। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो इसका भी अपन अकाउंट बनाएंगे। असेट है ये भी, तो इसका भी डेबिट बैलेंस होगा। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000। और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 45,000। अब देखो इसका भी एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹10,000। हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट है कितनी? 10,000। इसकी कॉस्ट है कितनी? 10,000 was sold at a profit of 40%। हमने उसको 40% प्रॉफिट पे सेल करा। तो 10,000 है, 10,000 का 40%, 10,000 का 40% कितना होता है? 4,000। कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल प्राइस आ जाती है, यानी कितने में सेल करा है इसको? 14,000 में अपन ने इसको सेल करा है इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने में सेल करा है? 14,000, 14,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है जिससे बैंक से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितने में सेल करा है अपन ने इसको? 14,000 में। और सेल करने से आपको 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, सो दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4,000, 4,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। हो गया एडजस्टमेंट पूरा। अब इसका अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ये क्या कहलाएगा? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ये क्या है? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है। अब ये जो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपीज का, ये क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का प्रॉफिट हुआ था? 4,000 रुपीज का। इट इज आवर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस कर देते हैं। फिर ये क्या था? 15,000, ये था हमारा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था? 15,000। इससे कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। और ये अपन ने निकाला था, ये 14,000 क्या है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपन ने अपना इन्वेस्टमेंट सेल करा कितने में? इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया कितने में? 14,000 में। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट के बाद आपको करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, तो ये किस में आते हैं? आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में।
ये अपन किस में लिखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 30,000। फिर आपको इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री 1,50,000 से 2,00,000 की हो गई, तो ये भी करंट एसेट है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया कितना 50,000। ट्रेड रिसीवेबल 1,76,000 से 56 के हो गए, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है मतलब वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का इनफ्लो हो गया कितना 1,20,000। फिर आपको दे रखा है कैश एंड बैंक, तो आपका ये जो कैश एंड बैंक है ये किस में आता है, कैश एंड बैंक आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओपनिंग बैलेंस कितना है 44,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,84,000। टोटल करेंगे कितना आ रहा है 94,000, इसका टोटल करेंगे ये आ रहा है 2,14,000। अब एडिशन इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 36,000। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे अपन इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना है 36,000 है, आउटफ्लो होगा। और यहाँ पे लिखेंगे अपन इंटरिम डिविडेंड पे करा है, तो ये जो इंटरिम डिविडेंड पे करा है इट इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब बैलेंस निकालते हैं। अब ये सब एडलेस करने के बाद आपका एफएफओ आ रहा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एफएफओ, तो ये आ रहा है आपका कितना 1,80,000, 1,80,000। इसमें अपन ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल के एडलेस करने के बाद ये आ रहा है आपका 3,10,000। ये आपका क्या कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद ये एडलेस करेंगे अपन, ये एडलेस करने के बाद ये आपका नेगेटिव आ रहा है कितना 3,04,000 लिखते हैं। ये आएगा आपका नेट कैश यूज इन, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसको यहाँ पे एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना एडलेस करके 1,14,000। तो ये आपका क्या कहलाएगा नेट कैश, नेट कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये अपन एडलेस करेंगे 3,10,000 माइनस 3,04,000 प्लस 1,14,000, तो ये एडलेस करने के बाद आ रहा है आपका 1,20,000। ये आपका क्या कहलाता है नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। फिर इसमें अपन लिखेंगे ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 94,000। ये निकाला अपन ने, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 94, और 1,20,000 में 94,000 ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा 2,14,000। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये आ रहा है 2,14,000, और यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट करा था ये भी 2,14,000 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब सही किया है। समझ आया? नेक्स्ट निकालो 41। क्या लिखा है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कर रहा है आपसे, machine whose original cost is 50,000 was sold for 10,000 during the year. Accumulated depreciation was 26,000. Depreciation on machinery charged during the year is 20. Interim dividend was paid during the year is 10% on equity share capital. क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो statement, particular amount, तो यह लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर, फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ लिखेंगे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल है 2 लाख से 2 लाख, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर रिजर्व एंड सरप्लस है, अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या इंक्लूड है वो बता नहीं रखा, तो इन केस ऑफ साइलेंस अपन क्या मानते हैं, इसके अंदर क्या इंक्लूड है, स्टेट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। 80 से 1,55,000 का हो गया, यानी नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा कितना, 75,000। फिर ट्रेड पेबल है 1,45,000 से 1,28,000 का हो गया, सो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। सो ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब
इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, यानी कैश का आउटफ्लो हो गया कितना, 17,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या इंक्लूड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा नीचे, तो अकाउंट नहीं बनाए हैं। क्या करेंगे इसका कि जो लास्ट ईयर वाला है वो तो मानेंगे इस साल पे कर दिया, लास्ट ईयर का जो प्रोविजन है 35,000 वो तो इस साल पे कर दिया, तो जो टैक्स अपन पे करते हैं उसको लास्ट में माइनस कर देते हैं। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना टैक्स पे करा ड्यूरिंग द ईयर अपन ने, 35,000 का। और ड्यूरिंग द ईयर अपन ने प्रोविजन बनाया कितने का, 45,000 का, तो इसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है, 45,000। समझ में आ गई बात। जो लास्ट ईयर का है वो तो मैंने इस साल पे कर दिया, और करंट ईयर का मेड है तो वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा। टेंजिबल एसेट के अंदर क्या इंक्लूड है, मशीनरी, मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, तो अपन यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है कितना, 1,50,000 एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना, 2 लाख। क्या कह रहे हैं, मशीनरी हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज, मशीनरी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट, मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है कितनी, 50,000, जिस पर अब तक 26,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, इस पे अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 26,000, यानी ऑन द डेट ऑफ सेल हमारी मशीन की WDV या बुक वैल्यू, WDV या बुक वैल्यू कितनी थी, 24,000 थी। तो इस 24,000 की मशीन को अपन ने सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया, 10,000 रुपीज में सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको सेल करने से 14,000 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं है, तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं है तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये एसेट अकाउंट में नहीं जाएगा। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में कब जाता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है। और वो कब पता लगता है प्रोविजन अकाउंट ओपन है, वो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा होता है, नोट्स टू अकाउंट्स में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा होता है, यहाँ नहीं दे रखा, मतलब मैं कह रहा हूँ नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दे रखा, तो नोट्स टू अकाउंट्स में कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं है। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता तो उस कंडीशन में ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं जाता है। तो सीधे पहली एंट्री करेंगे एसेट को बेचने की, तो एसेट को सेल करा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक। सेल ऑफ मशीनरी कितने में बेचा है, 10,000 में, और मशीन को सेल करने से 14,000 का लॉस हो गया, तो लॉस कहाँ जाएगा, P&L में, तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट में यहां लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका क्या आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का लॉस है, 14,000 का। ठीक है, एक और एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन और मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट में यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन है आपका, 20,000 रुपीज का। ठीक है, और तो एडजस्टमेंट है नहीं। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे आ रहा है 94,000, क्रेडिट ज्यादा है
डेबिट कम है, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 94,000, क्या कहलाएगा? टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा? परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो 94,000 की जो मशीनरी अपन ने परचेज करी है, ये हमारा क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 94,000 कैश का आउटफ्लो होगा। उसके बाद फिर ये है सेल ऑफ मशीनरी, 10,000 में सेल करी है अपन ने मशीन को, तो सेल ऑफ मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी कितना? 10,000। उसके बाद ये मशीन को सेल करने से 14,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का लॉस हो रहा था? 14,000 का। और ये 20,000 का अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया है, तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन है आपका? 20,000। नेक्स्ट, इनटेंजिबल एसेट के अंदर गुडविल है, गुडविल 40 से 33 की हो गई, कम हो रही है, मतलब गुडविल को क्या करा? राइट ऑफ कर दिया। एंड गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 7,000। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है? ट्रेड रिसीवेबल नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट आपके किस में आते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इसमें आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,000, क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 15,000। इन्वेंट्री 1,80,000 से 2,15,000 की हो गई, वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब उसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश का क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा कितना? 35,000। ट्रेड रिसीवेबल 50 से 60 से 50 का हो गया, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट अपन ने इन्वेस्ट कर रखा है आपको वापस मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया कितना? 10,000। फिर है कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक किस में आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस है कितना? 8,000, क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 10,000, तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 20,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 25। अदर करंट एसेट के अंदर क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 10 से 5 के हो गए, तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट एसेट होते हैं, तो करंट एसेट के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा था वो आपको वापस मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया कितना? 5,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1, इंटरिम डिविडेंड पे करना है 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इंटरिम डिविडेंड किस पे देना है? इक्विटी शेयर कैपिटल,
तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 2 लाख, कितना परसेंट देना है 10%, तो 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000। तो इंटरिम डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड कितना था 20,000, इससे कैश का आउटफ्लो होगा। और ये जो इंटरिम डिविडेंड आपने पे करा इट इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना इंटरिम डिविडेंड पे करा है 20,000, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा। हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। तो ये आ जाएगा आपका FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 1,81,000। इसको एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना 1,44,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,09,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको एडलेस करेंगे, ये भी नेगेटिव आ रहा है कितना 84,000। ये क्या कहलाएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी क्या कहलाएगा नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये तीनों को एडलेस करेंगे। ये पॉजिटिव का 1,09,000 था, 1,09,000 में से माइनस करेंगे 84 और माइनस करेंगे 20, तो ये बचेगा आपका 5,000 पॉजिटिव। तो ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ लिखेंगे अपन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 20,000, तो 5 में 20 ऐड करें कितना आ गया 25,000। तो ये आपका क्या कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये 25 आ रहा है, ये भी 25 आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब अपन ने सही करा है। समझ में आई बात।